नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें एक मुख्य प्रश्न जो उठता है उसके ऊपर बनाएंगे। जब भी हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, चाहे वैज्ञानिक आते हैं, चाहे किसान आते हैं या डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के आते हैं, तो उनके कुछ मुख्य प्रश्न रहते हैं। सबसे पहला यह प्रश्न रहता है कि हमारे पूर्वज जो खेती करते थे वो भी तो प्राकृतिक खेती ही थी। उसमें वे किसी भी रासायनिक इनपुट या रासायनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते थे। तो उसमें और आज हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? जब उस समय हमारी पैदावार नहीं बढ़ सकी, हमारी भूख नहीं मिट सकी, तो आज प्राकृतिक खेती इन चीज़ों को कैसे एड्रेस कर सकती है? दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जैसे मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, उसमें मेरे एक साथी साइंटिस्ट दोस्त ने प्रश्न उठाया कि डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती आज से नहीं, सन 1843 से शुरू की गई थी रोथमस्टेड यूके में। इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए थे। जब ये देखा गया कि ज़मीनों की लगातार ताकत घट रही है, तो उस पर एक इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट और जैविक खेती के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए गए थे। क्योंकि ये वो समय था जब ऑर्गेनिक खेती के बारे में काफ़ी यूरोप में काफ़ी चर्चा चल रही थी पूरे संसार के स्तर पर, और उसके लिए एक हिंदुस्तान में भी जैसे अल्बर्ट हावर्ड को बुलाया गया था कि प्राकृतिक जो जैविक खेती है उसके बारे में यहाँ प्रचार करें। तो मेरे दोस्त ने यही प्रश्न उठाया कि 1843 से वहाँ कोई पेस्टिसाइड या केमिकल इनपुट्स यूज नहीं किए गए थे, तो वो भी तो प्राकृतिक खेती थी। और उन्होंने एक फोटो डाला उसमें, जब उन्होंने विजिट किया था लगभग 1990 के आसपास, और उसका एक फोटो गेहूं की फसल का डाला, तो वो गेहूं की फसल बहुत ही कमजोर थी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या प्राकृतिक खेती से इस तरह से पैदावार बढ़ सकती है या हमारे देश की जो एक रिक्वायरमेंट है पूरी हो सकती है? दूसरा, 1981 से रोडेल इंस्टीट्यूट पेनसिल्वेनिया में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। ये साइंटिस्ट हुए हैं J.I. रोडेल, जो अल्बर्ट हावर्ड के विचारों से बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने अमेरिका में और यूरोप में जैविक खेती का काफ़ी प्रचार किया। तो इन्होंने भी देखा कि जो रासायनिक खेती है उसमें किसी भी तरह प्रकार से इजाफा नहीं हो रहा है, उसमें ज़मीन का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और फसलों की पैदावार भी गिर रही है, और वातावरण में भी एक प्रदूषण या डिग्रेडेशन आ रही है। तो उन्होंने 1981 से वहाँ पर टिसडेल इंस्टीट्यूट पेनसिल्वेनिया में इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, और वहाँ पर उन्होंने जैविक खेती के ऊपर या इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। तो उसमें भी उन्होंने पाया कि जो मक्की और सोयाबीन का उन्होंने क्रॉपिंग सिस्टम लिया, उसमें पाया कि मक्की में विशेष तौर पे शुरू के 4-5 सालों में पैदावार में गिरावट आती है। तो उन्होंने ये भी एक दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये सारी प्राकृतिक खेती ही थी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का यूज नहीं किया जाता था रासायनिक इनपुट्स। अब एक और मोटा प्रश्न किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा भी, दूसरे जितने भी आते हैं हमारे पास, कि श्रीलंका में प्राकृतिक खेती की गई थी और श्रीलंका में एक बहुत भारी फूड क्राइसिस आ गया था। तो ये सब चीजें, एक प्रश्न आता है कि क्या आज की जो हम खेती कर रहे हैं या हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, क्या वो प्राकृतिक खेती नहीं थी? क्योंकि प्राकृतिक खेती का ये मतलब समझा जाता है कि जब हम कोई भी दवाई, कोई भी रासायनिक दवाई या रासायनिक खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक खेती बन जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो खेती हमारे पूर्वज करते थे, या जो खेती रोथमस्टेड में की गई, या जो खेती रोडेल इंस्टीट्यूट में की गई, या कोई भी आज तक की जो खेती की जाती थी, वो प्राकृतिक खेती नहीं थी। क्यों नहीं थी और क्यों वो जैविक खेती में कह रहा हूँ उसको?
देखिए उस खेती के दो मेजर कंपोनेंट थे। एक उसका था कि एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि हमारे पास पशु काफ़ी मात्रा में होते थे, गोबर की खाद जो होती थी वो भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती थी। तो एक तो वो हम भरपूर मात्रा में खेतों में डालते थे और देखते थे कि हम भी अपने बुजुर्गों को देखते थे कि हर तीसरे चौथे साल या दूसरे तीसरे साल भी 1 एकड़ का उसमें गोबर का खाद डाल दिया जाता था। दूसरा एक कंपोनेंट क्या था उस खेती का कि गर्मियों में मन लगाकर जुताई की जाती थी। दो कंपोनेंट थे उस खेती के जो हमारे पूर्वज करते थे। एक तो जो गोबर की खाद थी उसकी एप्लीकेशन होती थी, दूसरा उसमें गर्मी के मौसम में जुताई की जाती थी। इसका जो आजकल जो रूप आया जो एप्लीकेशन ऑफ FYM का, इसमें गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट ने ले लिया और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट भरपूर मात्रा में प्रयोग होने लगा। देखिए ये दो कंपोनेंट हैं जो हमारे पूर्वज करते थे या जहां भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और भी ICAR के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो लगभग 30-40 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैविक खेती के ऊपर। तो उसमें क्या है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी मेज व्हीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं बहुत लंबे समय से। करनाल की एक इंस्टीट्यूट है ICAR की, उसमें धान और गेहूं के ऊपर खेती की जा रही है और लगभग 300 क्विंटल 30 टन पर ईयर के हिसाब से गोबर की खाद तक डाली जा रही है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक कहते हैं, उनकी साथ मेरी जो इंटरेक्शन हुई उन्होंने बताया कि ना तो पंजाब में मक्की और व्हीट में पैदावार आ रही है मक्की की, ना ही करनाल में धान और गेहूं फसल चक्कर में जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग है या केमिकल फार्मिंग है उनके बराबर पैदावार आ रही है। तो इसमें मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं उनसे कि जब आप इतनी गोबर की खाद डालते हैं, इतनी वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, तो उसमें एक जरूरी हो जाता है कि आपको गर्मियों के मौसम में खेत की जुताई करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी कि उसमें जब हम इतना खाद डालते हैं तो जमीन के अंदर लाभदायक जीवाणुओं के साथ साथ जो हानिकारक जीवाणु होते हैं या जमीन के कीट होते हैं या सुंडियाँ वगैरह होती हैं वो ज़मीन में बढ़ने लग जाती हैं, क्योंकि उनको एक बना हुआ या रेडीमेड फूड मिलने लग जाता है। यानी कि जो पेस्ट्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, पैथोजन हैं, उनकी ज़मीन के अंदर हार्बरिंग होने लग जाती है, उनकी नरिशमेंट होने लग जाती है और वो बढ़ने लग जाते हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे कि जब हम खेत में गोबर की खाद अच्छी डाल देते हैं, केंचुई खाद डाल देते हैं, या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जब फसल अवशेष ज़मीन में मिला देते हैं और जब आगे उस ज़मीन की हम जुताई करते हैं तो उसमें जब ट्रैक्टर चलता है तो पीछे पीछे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं जो कीट वगैरह को, जो हानिकारक जो कीट वगैरह हैं, सूंडियाँ वगैरह उनको खाते हैं। ये इसका मतलब सीधा है कि उन ज़मीनों में जहाँ भी हम ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं वहीं पर ज़मीन के अंदर जो हानिकारक कीट और बीमारियां हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो अगर हम उसमें जैविक खाद जैसे गोबर का खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उन खेतों की हमें जुताई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम गर्मी के मौसम में उन खेतों की जुताई नहीं करेंगे तो वो जैविक खेती में या दूसरी जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है उसमें कीड़े और बीमारियां कुदरती बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो चाहे जैविक खेती हो, उसमें कीड़े और बीमारियां पार्टिकुलरली विशेष तौर पे जो भूमि जनित बीमारियां होती हैं और कुछ कीड़े होते हैं जो जड़ों को काटते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो उसमें एक इन बीमारियों की समस्या कुदरती बढ़ जाती है। अब प्राकृतिक खेती इससे कैसे डिफरेंट है? प्राकृतिक खेती में ये जो दो कंपोनेंट बताए हैं मैंने, ये कोई भी नहीं है शामिल। इसमें खेत की कम से कम जुताई की जाती है, खेत की मिनिमम टिलेज की जाती है और जीरो टिलेज की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो हम इतनी दूसरा क्या है इसमें कि एप्लीकेशन ऑफ जैसे उसमें हम गोबर की खाद मिलाते थे तो इसमें ज़्यादा खुराक डालते ही नहीं है प्राकृतिक खेती में। अब इसमें मुख्य तौर पे जीवामृत और घन जीवामृत दो इनपुट्स हैं। जीवामृत में एक दिन का गाय का, देसी गाय का गोबर और एक दिन का ही गौमूत्र मिलाते हैं, यानी कि लगभग 8 से 10 किलो गोबर और 8 से 10 किलो गौमूत्र
मिलाते हैं जीवामृत को तैयार करने के लिए, जिससे 1 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है। तो इसमें हम नाम मात्र का खुराक देते हैं और 1 एकड़ की इसमें पानी के साथ उसको हम अप्लाई कर देते हैं। इसलिए जो गर्मी की जुताई है इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। गर्मी की जुताई क्यों जरूरत पड़ती है कि उसमें अगर हम ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो उसकी बार बार हमें जुताई करनी ही पड़ती है। तो दोनों ही कंपोनेंट इसमें अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि ना तो हम इतनी खुराक डाल रहे हैं जमीन में, कोई ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, इसलिए हमें आगे उसकी जुताई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोनों जो कंपोनेंट है ये प्राकृतिक खेती का अंग नहीं है। इसके अलावा हम इसमें जो डालते हैं, कोई खाद नहीं डालते हैं प्राकृतिक खेती में। इसमें हम कल्चर डालते हैं, जीवाणु डालते हैं, बैक्टीरिया की, माइक्रोब्स की कल्चर डालते हैं, यानी कि जो जीवामृत या घन जीवामृत के माध्यम से हम इसमें कल्चर डालते हैं। किसी भी खाद का एप्लीकेशन नहीं करते हैं। जबकि जैविक खेती में हम खाद डालते हैं, उसमें एक कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, उसकी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की जरूरत कितनी है, तो उसके हिसाब से हम गोबर की खाद या केंचुए की खाद उसमें खेत में डालते हैं। तो इसमें प्राकृतिक खेती में नाम मात्र का भोजन हम देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट अवॉइड हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आज क्या अलग है। एक तो मैंने ये बताई कि ये 3 चीजें अलग हैं, जैसे इसमें खाद नहीं डालते, कल्चर डालते हैं। दूसरा, इसमें ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद या केंचुए की खाद या इसमें सजेस्ट नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्लोइंग है उसको मिनिमम स्तर पे लाने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पैकेज है प्राकृतिक खेती का जो पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं होता था। आज वो पैकेज हमारे पास उपलब्ध है। वो किस रूप में उपलब्ध है हमारे पास? एक तो जैसे मैं बताऊंगा आपको, बीजामृत है जो बीज यानी कि सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूसरा जीवामृत है, घन जीवामृत है, मल्चिंग, वापसा, बायोडाइवर्सिटी, और इस तरह की आजकल इसमें हम जो संभावनाएं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज को, वो जीवामृत का प्रयोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अप्लाई करने का भी हम इसमें देख रहे हैं, संभावनाएं देख रहे हैं कि ज्यादा लंबे टाइम तक हम उसी स्थान पे बिना जुताई किए खेती कर सकते हैं। तो ये एक पैकेज जो पहले नहीं था, आज वो पैकेज हमारे सामने है, और वो सारा पैकेज है जिस पैकेज में भी हमारे खेत की जीवाणु की संख्या बढ़ती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है, और तो जमीन का जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, कुदरती तौर पे खेत की फर्टिलिटी यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता चला जाता है, और इसमें फसल की पैदावार भी हमारी बढ़ती चली जाती है। धन्यवाद।